का जो न्यू बैच आप लोगों से हम कहे थे कि न्यू बैच लेकर आएंगे, तो वह न्यू बैच जो है आपका 1 फरवरी 2021 से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, 1 फरवरी 2021 से शुरू होने जा रहा है। तो अब जो भी आपके आसपास के छोटे भाई होंगे जो भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते होंगे, ठीक है, तो उनके लिए एक मतलब काफी न्यूनतम फी कहा जाए, काफी न्यूनतम फी, देख लीजिए फी कितना लिखा हुआ है, एकदम 50 रुपया पर महीना के हिसाब से हुआ, समझ में आ रहा है। तो ये काफी न्यूनतम फी में एक बैच हम डाले हैं। देखिए हमारा सोच है कि कम से कम पैसे में वहां तक हमारी शिक्षा पहुंचे जहां तक कि बच्चे इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो न्यूनतम फी आपको दिख रहा है, बस इतना ही फी में आपको पूरा का पूरा 12th के मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है सभी लोगों को। ये काफी कहा जाए तो सभी बच्चों के लिए एकदम अवेलेबल फी है। तो इतना फी आपको पेमेंट करना है, और कहां पेमेंट करना है देख लीजिएगा, ये हमारा पेटीएम नंबर है। ठीक है, देख लीजिए 9870437431। ठीक है, ये हमारा पेटीएम नंबर है। तो आपको यहां पर पेटीएम कर देना है। पेटीएम करने के बाद जो आपका पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे कर दीजिए, जो भी आपको है ये पेटीएम कर दीजिए यहां पर इतना। और इसके बाद जो आपका पेमेंट होगा, सक्सेस जब लिखाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेके ये जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप हमें सेंड कर दीजिएगा, इस पर। ठीक है, ताकि आपका नाम जो है उसमें जोड़ दिया जाए। एक बात और, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेड क्लास शुरू कर दीजिए तो दिए हैं तो अब जो है आपका फ्री वाला क्लास नहीं होगा। गलत, ये गलत सोच है आपका। फ्री वाला क्लास जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, एकदम निरंतर चलता रहेगा। जो भी बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, फ्री वाला बैच में पढ़ना चाहते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा एकदम इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा क्या होगा, इससे ये अलग होगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि यदि 1 रुपया किसी से फी लेते हैं तो थोड़ा सा इसमें सिस्टम होगा सब कुछ का। ठीक ना, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, पूरी कहा जाए तो एनसीईआरटी बुक के साथ साइड बुक भी इसमें आपको कवर कराया जाएगा। लेकिन आपका जो फ्री वाला क्लास होगा वह निरंतर चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है साथियों, तो निश्चित रूप से आप सभी जो भी बच्चे चाहते हैं पेड कोर्स लेना कम फी में, चूंकि अभी जो माहौल चल रहा है, हमने देखा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो 15-15, 20-20 हजार रुपया फी ले रहे हैं बच्चों से। क्यों हम उतना लें, बच्चा कहां से ला कर देगा उतना पैसा, गार्जियन। तो हमारा जो सोच है कि उस गांव तक, उस घर तक हमारी शिक्षा पहुंचे जहां तक कि बच्चों की जरूरत है। ठीक ना, इसीलिए ये न्यूनतम फी रखा गया है आप लोग के लिए। ठीक ना, आप लोगों ने ही इसको तय किया था कि सर न्यूनतम, हम बोले न्यूनतम फी, तो बहुत सारे बच्चे 1999, 2199 ऐसे करके फी बता रहे थे। तो हमने सबसे न्यूनतम फी रखा ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, देख लीजिए 599। ठीक ना, हाँ। तो आप सभी में से जो भी भाई इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप सभी अपने छोटे भाई को, जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से इस जानकारी को पहुंचाएं आप लोग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हो इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और कल डिटर्मिनेंट हम लोग देख रहे थे। 1-2 टॉपिक आपका छूट गया था जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल वाला वीडियो आप लोग देखे हैं ठीक से, ठीक ना, ऐसा ही आज वाला वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप सेट उलट के देखिएगा ना, मॉडल पेपर 2021 वाला जो बिहार बोर्ड लागू जारी किया है, प्रत्येक सेट में सहखंड, व्युत्क्रम, सहखंडज, उपसारणिक, इससे संबंधित 2 सवाल आपको मिल जाएगा। छोड़ने का मन है 2 सवाल, यदि नहीं मन है सवाल छोड़ने का तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। कहां भागल जा रहे हैं, रुकिए, कहां भागल जा रहे हैं, सुनो 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 सुनो, बैठो बैठो, अभी कहां भागल जा रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उपसारणिक, सहखंड, सहखंडज, व्युत्क्रम।
उपसारणिक यानी माइनर, सहखंड यानी कोफैक्टर, सहखंडज यानी एडजॉइंट, और व्युत्क्रम यानी इनवर्स। अब ये बनाते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, सीधा इस पर बात करेंगे, सीधे बात करेंगे सवाल पर, ठीक है। कैसे है क्या है उस पर कोई बात नहीं, सीधे सवाल पर बात करेंगे और आपको उदाहरण देकर समझाएंगे कि उपसारणिक कैसे निकालना है, सहखंड कैसे निकालना है, सहखंडज कैसे निकालना है और व्युत्क्रम कैसे निकालना है, ठीक ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों बताएंगे आपको, 2 गुने 2 कोटि का भी और 3 गुने 3 कोटि का भी। रुकिए, भागिए नहीं, अभी आपका शुरू हुआ है, तानी सानी बर्दाश्त कीजिए, 5-7 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक ना। इसके बाद फ्री हैं आप, ठीक है, परीक्षा उरीक्षा दे के आइए, फ्री हो जाइए, उसके बाद और दूसरा कुछ पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी 5-7 दिन बर्दाश्त कीजिए, बैठिए, बैठने का आदत डालिए। चलिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके मॉडल सेट का ही सवाल है। मान लिया जाए a बराबर, देखिएगा a बराबर है आपका, देखिए क्या है, -1, -5, -2 और यहां है 3, ठीक है। और आपसे यह कह रहा है कि इसका जो है आप उपसारणिक निकालिए, सहखंड निकालिए, सहखंडज निकालिए और व्युत्क्रम निकालिए। सुनिए, व्युत्क्रम निकालिए। यदि इसका आपको उपसारणिक कहेगा तो एक लाइन में इसका आंसर हम आपको बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव वाला में। सहखंड निकालने का भी बस एक लाइन में आंसर बता दिए हैं आपको। सहखंडज निकालने का भी सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर बताएं, सिर्फ एक लाइन में सवाल देखिएगा, आंसर बना दीजिएगा। और व्युत्क्रम निकालने का भी आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर है, इसका क्वेश्चन देखिएगा, आंसर बना दीजिएगा। यदि आप ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वह भी देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन आज हम उसके तरफ एक बार भी घूम कर नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्टिव के तरफ। इसलिए नहीं देखेंगे कि अभी हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए सीधे बात करेंगे सब्जेक्टिव पर कि इसका उपसारणिक कैसे निकालेंगे। देखिएगा, उपसारणिक, 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 उपसारणिक कैसे निकालेंगे, गौर कीजिएगा। उपसारणिक के अवयव को m से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? m से। तो यदि हम ये देखें कि इसका उपसारणिक यदि आपको निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका उपसारणिक निकालना होगा उसकी बात हम कर रहे हैं, जिसका उपसारणिक निकालना होगा उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये पहला है ना, ये होता है आपका A11, ये होता है आपका A12, ये होता है A21, ये होता है आपका A22। A11 का मतलब हुआ, समझ लीजिए ठीक से, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, और यहां दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव है 3। यहां देखिए, पहली पंक्ति के पहला स्तंभ का अवयव है -1, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव है -5, और दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है -2, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव है 3। तो आपसे पूछता है कि इसका उपसारणिक क्या होगा। उपसारणिक को m से सूचित करेंगे, यानी आपको यदि इसका उपसारणिक निकालना हो A11 का, तो देखिएगा A11 का उपसारणिक, एकदम इत्मीनान से, तनिक को घबराना नहीं है, पहले सीख लीजिए एकदम इत्मीनान से। A11 का उपसारणिक होगा आपका M11, एकदम ध्यान से देखिए M11। तो देखिएगा, जिसका उपसारणिक निकालना होगा, जिसका उपसारणिक आपको निकालना होगा, उसके रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिएगा, जो अवयव बचेगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है, जो अवयव बचेगा उसको लिख दीजिएगा। तो हमको इसका उपसारणिक चाहिए, तो इसका रॉ छूट गया, ये कॉलम छूट गया, तो बच गया कथी 3, तो ये हो गया आपका 3, यानी M11 का मान 3 के बराबर। जब अवयव 2 गुने 2 कोटि का हो तो यही क्रिया करेंगे। चलिए, अब A12 का उपसारणिक, एकदम इत्मीनान से, तनिक को नहीं घबराना है, एकदम इत्मीनान से। तो क्या हो जाएगा, M12 कहां पर है, देखिए तो 1 2 यहां पर है। तो जिस अवयव का उपसारणिक निकालेंगे उसके रॉ और कॉलम को छोड़ेंगे और जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो ई वाला अवयव का निकाल रहे हैं, तो इसका कॉलम और रॉ छूट गया, तो बच गया क्या, -2। आ जाइए, इसके बाद A21 का
उपसारणिक क्या होगा M21 बराबर कितना, देखिए था इसका निकालना है ना, तो इसका रॉ और कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा कौन अवयव, -5, तो ये हो गया आपका -5। चलिए इसके बाद A22 का उपसारणिक क्या हो जाएगा आपका M22 कितना, देखिए था इसका निकालना है ना, तो इसका रॉ और कॉलम छूट जाएगा, रॉ और कॉलम छूट जाएगा, रॉ और कॉलम छूट जाएगा तो बचेगा क्या -1, तो ये हो गया आपका -1। आसानी से आपको उपसारणिक समझ में आ गया होगा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए उपसारणिक कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। तो जिस अवयव का उपसारणिक निकालना होगा उस अवयव के रॉ और कॉलम के सदस्य को छोड़ना है, जो बच गया उसको लिखना है। यदि अवयव 2 गुने 2 कोटि का होगा तो ऐसे मान निकलेगा, ठीक है, अवयव 2 गुने 2 कोटि का होगा तो ऐसे मान निकलेगा। उपसारणिक सबको समझ में आ गया। यदि अवयव 3 गुने 3 कोटि का होगा तो क्या करेंगे, रुक जाइए, उसका उपसारणिक कैसे निकालेंगे, रुक जाइए अभी भागिए नहीं, रुकिए। यदि अवयव 3 गुने 3 कोटि का होगा तो उसका उपसारणिक कैसे निकालेंगे, देखिए जैसा मान लीजिएगा कि एक अवयव यहां पर हम ले रहे हैं a बराबर, देखिए 1 2 3 4 5 6 1 -1 0 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, तो ये आपका है A11 A12 A12 के बाद A13 A21 A22 A23 A31 A32 और फिर A33, यही बोलेंगे ना इसको, हैं, देखिएगा। तो आप यदि इसमें चाहते हैं इसका निकालना है, देखिएगा इसमें एगो या दूगो निकाल के हम आपको बताएंगे। तो A11 का उपसारणिक, देखिए अब सबको ठीक से दिख रहा है, मोटा लिखा रहा है, अब देखिए था अब मोटा लिखा रहा है, हाँ चलिए। A11 का उपसारणिक क्या होगा, M11 बराबर, देखिए जिसका आप उपसारणिक निकाल रहे, इसका निकाल रहे हैं ना, तो इसके कॉलम को और रॉ के अवयव को छोड़ दीजिए। ये कॉलम का अवयव छूट गया, ये रॉ का अवयव छूट गया, तो बच गया, उसको लिखिए, बच गया क्या आपका 5 6 -1 0, इसका मान निकाल दीजिए, देखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका M11 बराबर 5 को 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 6 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -6, अब -1 यहां से +6, यानी M11 बराबर हो जाएगा आपका 6। देखिएगा जब अवयव 3 गुने 3 कोटि का होगा तो ऐसे उपसारणिक निकलेगा, समझ में आ रहा है, इस तरीके से उपसारणिक निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है A32 का, A32 कहां, यहां पर ना, रे तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये तीसरा पंक्ति का दूसरा स्तंभ यही है ना। चलिए तो इसका उपसारणिक आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, M32 बराबर जिस अवयव का उपसारणिक निकालना है उसके रॉ और कॉलम को छोड़ना होगा, जिस अवयव का उपसारणिक निकालना है उसके रॉ और कॉलम को छोड़ना होगा। ये अवयव है ना, तो इसका ये कॉलम छूट जाएगा, ये रॉ छूट जाएगा, तो कथी बचेगा 1 3 4 6 लिखेंगे, 1 3 4 6, देखिएगा अब इसका मान निकाल दीजिए, 6 1 6 -4 3 12, यहां क्या हो जाएगा आपका घट के -6 ना, -6। M32 का मान कितना के बराबर हो जाएगा, -6 के बराबर। बताइए उपसारणिक समझ में आया सबको। उपसारणिक कैसे निकालना है, तो जिस अवयव का उपसारणिक निकालना होगा उस अवयव के रॉ और कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिख देंगे। यदि अवयव 2 गुने 2 कोटि का होगा तो एकदम आंसर लिखेंगे, ठीक ना, यह निकल के आएगा। और यदि अवयव 3 गुने 3 कोटि का होगा तो इस तरीके से जब निकल के आएगा तो उसका मान निकाल देंगे, यह आपका आसानी से उपसारणिक निकल जाएगा। किसी एक अवयव का कहेगा उपसारणिक निकालने के लिए आपको, यदि सभ्य का कहेगा तो सबका बारी बारी से निकालेंगे, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आप सबों को उपसारणिक आसानी से समझ में आ गया होगा। सबका स्टेप वाइज है, जब आप उपसारणिक समझ जाइएगा तब सहखंड आपको ठीक से समझ में आएगा, इसीलिए पहले हम आपको उपसारणिक समझा दिए, ठीक है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं सहखंड की ओर। सहखंड कैसे निकालना है समझिएगा थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए, इसको मिटा देते हैं, अब इस पर काम करेंगे अभी। देखिएगा
सहखंड निकालने के लिए आपको क्या करना है? सहखंड निकालने के लिए जैसे सहखंड के अवयव को हम लोग कैपिटल ए से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? कैपिटल ए से। तो देखिएगा सहखंड के अवयव कैपिटल A11, यदि मान लीजिए कि इसका सहखंड निकालना हो पहला अवयव का, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला? देखिएगा -1 के पावर, हमेशा -1 के पावर, यहाँ जो रहेगा दोनों को जोड़कर, यहाँ जो रहेगा दोनों को जोड़कर, तो कितना होगा? 1 + 1। और उसके बाद M11 का जो मान है सो, यदि A11 निकाल रहे हैं तो यहाँ M11, ठीक ना। यानी इससे एक अर्थ तो स्पष्ट हो गया कि यदि आपको सहखंड निकालना है तो उसके लिए उपसारणिक निकालना जरूरी है, उपसारणिक निकालने आना चाहिए। इसलिए हम आपको पहले उपसारणिक पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। हाँ, तो सहखंड निकालने के लिए आपको तन्नी को काम करना है। ये तो पहले से आप कह ले रहिएगा ना, ये मान पहले से निकला है, आपको तन्नी को काम करना है। क्या? -1 के पावर में जिसका आप निकाल रहे हैं उसको जोड़कर ऊपर में लिखिएगा और काम बना दीजिएगा, आंसर बनेगा। देखिए बराबर -1 के पावर हो गया 1 का 1 2, तब -1 के पावर 2 इंटू में M11 का मान यहां पहले से निकला हुआ है 3 के बराबर। देखिएगा माइनस के पावर में सम संख्या तो +1 और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। ये हो गया आपका A11 का सहखंड। यहां से हम लोग सहखंड की तरफ बढ़ रहे हैं, सहखंड, ठीक है। यहां से सहखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इत्मीनान से देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा आपको। अब मान लीजिए कि A12 निकालना है, चला एकदम अगुताओ नहीं, एकदम नहीं अगुताओ, तो क्या करेंगे? -1 के पावर में दोनों को जोड़कर लिखेंगे। अब बगल में M जो है सो 12 बराबर M12। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका? -1 के पावर में 2 और 1 3, और यहां इंटू में आपका क्या हो जाएगा? M12 का मान यहां पहले से निकला हुआ है आपका -2, यानी -1 के पावर 3 तो -1, और -1 को -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? +2 ना होगा। -1 यहाँ अब -2 तो माइनस प्लस, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। अब आइए A21 बराबर -1 के पावर दोनों को जोड़कर तो 2 + 1 इंटू में M21 बराबर -1 के पावर 2 और 1 3, और इंटू M21 का मान यहां देखिए निकला हुआ है कितना? -5, तो यहां लिख देंगे -5, ठीक है। देखिए माइनस के पावर विषम संख्या है तो -1, और यहाँ -5, तो माइनस प्लस 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5। चलिए A22 बराबर -1 के पावर 2 + 2। अब भूल से भी इसको 11 12 21 22 नहीं पढ़ना मेरे भाई, नहीं तो भारी गड़बड़ेशन हो जाएगा। 21 22 का मतलब नहीं होता है। यहाँ 1 1 का मतलब है कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। जो पहले लिखल है पंक्ति, जो बाद में लिखल है स्तंभ। हाँ स्तंभ, समझे। देखिए यह हो जाएगा आपका M22 बराबर -1 के पावर 4, और M22 का मान यहाँ देखिए -1 निकला हुआ है, लिखेंगे यहाँ -1। चलिए माइनस के पावर में सम संख्या तो +1, अब +1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 निकल गया सहखंड। बोलिए किसी को दिक्कत? बोलिए सहखंड समझने में किसी को दिक्कत है? यही काम आपको 3 × 3 कोटि वाला में भी करना है, यही काम करना है, ठीक ना। आप यहां पर M11 का मान पहले से निकाल ले हैं तो ठीक है, और नहीं तो यहां M11 लिखिए, ही पर मान निकाल लीजिए। जो क्रिया आप यहां कर रहे हैं वह क्रिया आप यहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए कि उपसारणिक निकालने के लिए नहीं, सीधे सहखंड कह रहा है तो कोई बात नहीं है। यहां पर -1 के पावर में ये वाला जोड़कर, और जो यहां लिखेंगे उसी को यहां भी लिखेंगे, और उसके बाद मान निकाल लेंगे इसका आसानी से। मान निकालने तो आपको पहले आ गया, बता दिए हैं। तो ये आपका सहखंड निकल गया। किसी को दिक्कत है सहखंड में?
नहीं ना। अब चलिए, अब बात आती है सहखंडज की। सब एकदम सीरियल से है। उपसारणिक आपको निकालना पड़ेगा, सहखंड में भी उपसारणिक निकालना होगा। अब सहखंडज जब चल रहे हैं तो सहखंडज में हमको उपसारणिक भी चाहिए, सहखंड भी चाहिए, ठीक ना। अब आइए सहखंडज, देखिए तो इससे एक मैट्रिक्स आपका बनेगा। देखिए इससे एक मैट्रिक्स बनेगा। मान लीजिए कि ये बी मैट्रिक्स बन रहा है आपका, बी बराबर माना, इससे एक मैट्रिक्स बन गया आपका 3, 2, 5 -1, एक मैट्रिक्स बन गया आपका, ठीक है। तो यह मैट्रिक्स जो बना है किसका बना है, तो दिए गए जो आपका अवयव है इसका ही है सहखंड, इसका ही क्या है, सहखंड। यदि आपको कह दे कि इसका सहखंडज निकालना है, सहखंडज, यदि आपको कह दे कि इसका सहखंडज निकालना है तो क्या करना होगा उसके लिए, देखिए कि सहखंड वाला जो अवयव, जो आपका अवयव होगा ना, सहखंड वाला अवयव, उसको मारो तबराक टान के, ठीक ना। एक तबराक मारना कि वो जो है उठ कर बैठ जाएगा, बन गया आपका सहखंडज, ठीक ना। तो इसी का यदि आप ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा तो सहखंडज बन जाएगा। ट्रांसपोज यानी हो जाएगा आपका 3, 2 और इसके बाद 5 -1, ये बन गया इसका सहखंडज। क्या बन गया इसका, सहखंडज। यानी जो सहखंड निकाल के आएगा, जो सहखंड निकल के आएगा उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो सहखंडज निकल जाएगा। जो सहखंड निकल के आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो सहखंडज निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सहखंडज अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी लोगों को सहखंडज तक आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी हम यहां तक पहुंच गए। अब एक गो बच्चल है व्युत्क्रम, तो अब हम लोग व्युत्क्रम देखते हैं। बड़ी आसान, बहुत ही सिंपल। व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको इतना क्रिया करना पड़ेगा, ठीक है। उपसारणिक निकालने के लिए खाली इतने क्रिया करना है। सहखंड निकालने के लिए ई भी करना है और ई भी क्रिया करना है, ठीक ना। सहखंडज निकालने के लिए ई भी क्रिया करना है, एहो क्रिया करना है, तब आपके सहखंडज का मान आएगा। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए टोटल क्रिया करना है। आपको उपसारणिक भी निकालना है, सहखंड भी निकालना है, सहखंडज भी निकालना है, और तब जाके निकलेगा इसके व्युत्क्रम का मान, ठीक है। अब आइए व्युत्क्रम का मान निकालेंगे कैसे, पहले इसको कर लीजिए आप नोट जल्दी से। चलिए देखिए, इसको सहखंडज कहेंगे या फिर ये कह सकते हैं एडजॉइंट, ADJ, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी बी का जो ट्रांसपोज निकलेगा उसको आप कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए या सहखंडज कह सकते हैं। अब बात आती है कि व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। देखिए, जब आपको सवाल में कह दे कि दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, दिए गए अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो उस समय आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनांट का मान निकाल लेना होगा। सबसे पहले डिटर्मिनांट का मान निकालिए। कितना हो जाएगा आपका, -3 माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 ना, तो ये हो जाएगा आपका 10। फिर से देख लीजिए, -3 और माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, यानी हो गया -13, ठीक ना, -13। सुन लीजिए, आपने यदि डिटर्मिनांट का मान निकाला, डिटर्मिनांट का मान निकाला, चाहे वो 2 × 2 कोटि का हो या 3 × 3 कोटि का हो, सेम प्रोसेस करना है आपको। आपने डिटर्मिनांट का मान निकाला और यदि डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर आ गया तो कह दीजिए कि इसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है, ठीक है। यदि आपने डिटर्मिनांट का मान निकाला और यदि डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर आ गया तो आप स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि दिए गए अवयव का डिटर्मिनांट निकालना संभव नहीं है। लेकिन यहां जो है आपका डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए इसका इसका व्युत्क्रम निकालना संभव है। समझ में आ रहा है, इसका व्युत्क्रम निकालना संभव है। तो जब व्युत्क्रम निकालना संभव है तो आपको क्या करना है कि डिटर्मिनांट का मान निकालने के बाद उपसारणिक निकालना है। समझिए ठीक से, जितना अच्छा से सवाल बनाइएगा उतना ज्यादा नंबर पाइएगा।
ऑब्जेक्टिव में इसके बाद हम बता रहे हैं कि इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे 1 सेकंड में आप बना सकते हैं, ऐसे बता दिए हैं लेकिन फिर भी एक बार बता देंगे आपको, ठीक ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीका बताएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाना ही नहीं है सब्जेक्टिव सवाल को, आपको सब्जेक्टिव के लिए अलग कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। खिचड़ी बना के काम नहीं होता है यहाँ, ठीक ना। हाँ, जो काम होगा एकदम ठोस सबूत के साथ, बुझ रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेना है, देखना है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसका उपसारणिक निकालना है, चाहे 2 गुने 2 कोटि का हो या 3 गुने 3 कोटि का हो, उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक निकालने के बाद उसका सहखंड निकालना है, सहखंड। और सहखंड निकालने के बाद एक मैट्रिक्स आपका बनेगा, वो मैट्रिक्स लिख लेना है। और मैट्रिक्स को यदि आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो उसका सहखंडज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह सहखंडज बन जाएगा। यानी आपको यहां तक क्रिया कर लेना है। अब आपको निकालना है इसका मान, यानी ए इनवर्स। तो देख लीजिएगा, ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए डीजे, एडजॉइंट ए, ठीक है। ए इनवर्स बराबर होता है आपका 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इसी फार्मूला का प्रयोग करना है। तो यहां लिखेंगे जो व्युत्क्रम का मान निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा, लिखेंगे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। देखिएगा 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है, तो -13, ये हो गया -13। और इसके बाद एडजॉइंट का मान यहां निकला हुआ है आपका 3 5 2 -1, तो लिखेंगे 3 5 2 -1, ठीक है। और ये जो आपका, हाँ माइनस नीचे नहीं ऊपर जाएगा, तो -1 बटा 13 3 5 2 -1, ये निकल गया आपका इनवर्स, यानी ए इनवर्स का मान, ठीक है। ये जो आपका मान निकला किसका निकला? ए इनवर्स का मान निकला। एक बार और ठीक से सुन लीजिए कि जब आपको उपसारणिक निकालने के लिए कहेगा तो खाली ए है काम करना है, क्लियर। यदि सहखंड निकालने के लिए कहेगा तो पहले उपसारणिक फिर आप सहखंड निकालिए, ठीक है। यदि सहखंडज निकालने के लिए कहेगा तो उपसारणिक, सहखंड, और जो अवयव बनेगा उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तब बनेगा सहखंडज। यदि आपको व्युत्क्रम निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले निकालिए डिटर्मिनेंट का मान। यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो गया तो व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं होगा, और यदि 0 के बराबर नहीं हुआ तो व्युत्क्रम निकाल सकते हैं आप। तो आप ये डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उपसारणिक, उसके बाद सहखंड, सहखंडज, और जब सहखंडज निकाल दीजिएगा तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, व्युत्क्रम का मान निकल गया, चाहे अवयव 2 गुने 2 कोटि का हो या अवयव 3 गुने 3 कोटि का हो, ठीक है साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से इस चीज को समझ गए होंगे। यदि मान लीजिए कि थोड़ा सा जो कसर बच गया होगा 3 गुने 3 कोटि वाला, जब हम सवाल लेकर आएंगे तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 3 गुने 3 कोटि वाला एक गो सवाल सॉल्व करेंगे, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और कुछ आप लोग को बताते हैं कि हाँ एक चीज और, अभी आप देख लीजिए यहां पर मान सबका निकला हुआ है, ठीक ना। यदि मान लीजिए कि यही सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन नहीं बताते अभी ऑब्जेक्टिव वाला में, सब्जेक्टिव वाला में ऑब्जेक्टिव को नहीं बताएंगे, वो मेरा ये सब कोई ऐसा है नहीं कि हम मतलब आपको किसी तरीके से बलगला दे, नहीं। अरे आप लोग की जिंदगी बनाना, किसी भी बच्चे की जिंदगी बनाना एक शिक्षक का परम कर्तव्य होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि उसको बलगला के उल्टा पुल्टा कुछ कर दे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव वाला को सब्जेक्टिव तरीके से देखिए। अभी ऑब्जेक्टिव यदि आपको देखना ही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए अलग से। इसको पहले अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए, 1-2 सवाल बना लीजिए, तभी आप उठिए, बैठल रहिए, कहाँ भागल जा रहे हैं। सवाल बना लीजिए, चल दिए, रुकिए, अभी रुक जाइए, पहले सवाल बना लीजिए 1-2, किताब निकाल के 1-2 सवाल बना लीजिए, उसके बाद जाइएगा। अभी हम अगला कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं।
चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है। सवाल आपको दिख रहा होगा, a बराबर इतना है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। सवाल ये नहीं है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। सवाल कहता है कि इतना सिद्ध कीजिए, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। a स्क्वायर कह रहा है तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए, फिर कह रहा है माइनस 5a, तो 5 से प्रत्येक अवयव में गुना कर दीजिए 7i, आई के जगह पर 2 गुने 2 को टिका तत्समक अवयव ले लीजिए, उसमें 7 से गुना कर दीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए तो बराबर में 0 आ जाएगा। लेकिन सवाल इससे आगे कहता है क्या, इसकी सहायता से a इनवर्स का मान ज्ञात करें। सवाल ये है, ठीक ना। सवाल ये कहता है कि इसकी सहायता से a इनवर्स का मान ज्ञात करें, तो आपको समझना है कि a इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे। चाहे वो 2 गुने 2 को टिका हो या 3 गुने 3 कोटि का हो, सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सवाल जब भी आएगा आपको ऐसे ही बनाना है, एकदम आसानी से आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, देखिएगा करना क्या है आपको, इस दर्शाने के लिए कह रहा है तो आप आसानी से दर्शा सकते हैं। ए स्क्वायर का मान निकाल लीजिएगा। ए स्क्वायर कैसे निकालना है, तो एक 2 बार गुना कर दीजिएगा, बगल में एगो रख के गुना कर लीजिएगा, जैसे हम लोग करते हैं अभी में वैसे गुना कर दीजिएगा। अभी में चलेंगे तो इसको बताएंगे। चलिए छोड़िए, हटाइए, सीधे a इनवर्स की ओर बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले लिखिए जो दिया गया है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर में 0। यह प्लस में है, उधर माइनस में जाएगा। हमेशा आपको यही करना है, आई वाला को दूसरे साइड, आई वाला को बराबर के दूसरे साइड ले जाइए। a स्क्वायर माइनस 5a बराबर माइनस 7i। ठीक है, आपको करना क्या है, अब दोनों तरफ a इनवर्स से गुना करना है। गुना करने पर, दोनों तरफ a इनवर्स से गुना करने पर, तो जब दोनों तरफ a इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए a स्क्वायर माइनस 5a इंटू में a इनवर्स बराबर माइनस 7i इंटू a इनवर्स। देख लीजिएगा, यहां हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। a इंटू a इनवर्स का मान i के बराबर, i इंटू a बराबर होता है a, i इंटू a इनवर्स बराबर होगा आपका a इनवर्स, a स्क्वायर इंटू a इनवर्स बराबर होता है आपका a। ठीक ना, यहां 2 गो था, एगो हट गया तो एक एगो बच गया, माने घात वाला सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अब आप समझिएगा, यहां पर ठीक से गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर इंटू a इनवर्स माइनस 5a इंटू a इनवर्स बराबर a और a इनवर्स, सॉरी i और a इनवर्स का मान तो a इनवर्स के बराबर होगा ना, a इनवर्स। देखिए यहां a को हट जाएगा तो a बचेगा माइनस a इनवर्स a, i के बराबर 5i बराबर हो जाएगा माइनस 7a इनवर्स। देखिए अब आपको करना क्या है, यहां पर मान रख देना है, a के जगह पर जो मान है रख दीजिए। a के जगह पर क्या है, देखिए तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा 3 1 माइनस 1 2 और इसके बाद माइनस 5, i के जगह पर क्या होगा, तो 2 गुने 2 को टिका तत्सम कभी 1 0 0 1। ठीक है, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिएगा इधर, और यहां पर आपका हो जाएगा बराबर में कितना, -7 को बाहर रहने दीजिए, a इनवर्स का मान तो आपको निकालना है, तो यहां हो जाएगा -7 a इनवर्स। देखिएगा 3 1 -1 2 -5 0 0 5 बराबर हो जाएगा -7 a इनवर्स। सवाल पूछा जाता है यहां से सवाल पूछा जाता है, आप सेट को उलट कर देख लीजिए, सवाल यहां से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक ना, इग्नोर करने की जरूरत नहीं, भागिए नहीं, रुक जाइए।
अभी और कुछ पढ़ाना है आप लोग को, इतना जल्दी घबराइए नहीं, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तनी सनी मन लगाइए और बैठने का प्रयास कीजिए। देखिए 3 में से 5 घट गया तो हो जाएगा -2, 1 में से 0 घट गया तो 1, -1 में से 0 घट गया तो -1 और 2 में से 5 घट गया तो -3 बराबर हो जाएगा -7a इनवर्स। ये गुना में है, इन्हें भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 बट्टा में माइनस को ऊपर जाने दीजिए 7 और ये हो जाएगा -2 1 -1 और -3 बराबर में a इनवर्स। तो इस तरीके से आपका a इनवर्स का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। चाहे वो आपका 2 गुने 2 को टिका हो या 3 गुने 3 को टिका हो, आपको ऐसा दे देगा और कहेगा कि दर्शाइए कि इतना बराबर, कोई समीकरण यहां रहेगा, ठीक ना, और आपको कहेगा इतना बराबर 0 है तो आप उसको आसानी से दर्शा सकते हैं। तब कहेगा कि इसकी सहायता से a इनवर्स का मान ज्ञात करें। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले ये जो i वाला होगा प्लस में रहेगा तो उधर माइनस में जाएगा, माइनस में रहेगा तो उधर प्लस में जाएगा। अगला स्टेप आपको करना है दोनों तरफ a इनवर्स से गुना करने के बाद एक समीकरण आपका इस तरीके से प्राप्त होगा। इसमें जिसका मान आपसे पूछेगा रख दीजिएगा और a इनवर्स का मान वाला जो होगा उसको छोड़ के आप आसानी से क्रिया कर लीजिएगा, a इनवर्स का मान निकल जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपको a इनवर्स का मान निकालना है आसानी से। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप आपका क्या है, देखिए अगला जो टाइप आपका है कि 3 बिंदु आपको दे देगा और कहेगा कि तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल 2 अंक में पूछा जाता है, तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम इत्मीनान से पहले देख लीजिए कि करना क्या है आपको। सबसे पहले तो आपको करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी यहां पर मान लीजिए डेल बराबर डिटर्मिनांट, एकदम सीधे डिटर्मिनांट पर बढ़ेंगे। ए का जो नियामक है 1 2, बी का नियामक दूसरे नंबर पर, सी का नियामक तीसरे नंबर पर, तो दुदुये को हुआ ना। इसके साइड में हमेशा 1 1 1 लिख दीजिए। ठीक है, 1 1 1 लिख दीजिए। लिखने के बाद यहां पर आपको आगे लगा देना है 1/2। कितना लगा देना है 1/2। यह हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार और देख लीजिए ठीक से। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो जो आपका 3 को बिंदु दिया हुआ रहेगा उसके नियामक को पहले आप लिखिए 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 1 6। यहां तीसरा कॉलम में हमेशा 1 1 1 लिखिएगा। काहे 1 1 1 लिखिएगा हम आपको बेसिक क्लास में बताएंगे, अभी उतना डिस्कस करने का वक्त नहीं है। सीधा समझ लीजिए कि यहां आपको तीसरा कॉलम में हमेशा 1 1 1 लिखना है। ठीक है, आगे 1/2 लगा देना है और इसके बाद इसका जब मान निकाल लीजिएगा तो यह बन जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह क्या बन जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आपने इस क्षेत्रफल को निकाला और इसका मान यदि 0 के बराबर आ गया तो कहिएगा कि ए बी सी तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि आप यदि इसका क्षेत्रफल निकाले और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो गया तो आप कहिएगा कि जो तीनों बिंदु ABC है, यह तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, यानी एक ही रेखा पर है, त्रिभुज नहीं बना रहा है। तो जब त्रिभुज बना ही नहीं रहा है तो क्षेत्रफल कहां से आएगा। ऐसे कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 0 के बराबर, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर तो ABC क्या होता है, तीनों संरेख होता है। या आपका सवाल कहे कि यदि तीनों बिंदु संरेख होगा तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो उस समय इतना लिख के उसके बराबर में 0 कर लीजिएगा, मान निकाल दीजिएगा। जिसका मान निकालने के लिए कहेगा उसका मान। समझ में आ रहा है। दूसरा कंडीशन आप समझिए कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दे और इसमें से कोई एक मान मिस कर दे, मान लीजिए कि ये आपका नहीं दिया गया है, कहे कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर है, 35 वर्ग मीटर है। सुन लीजिए कि जब आपका एक मान मिसिंग रहेगा
और कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो इस मान को निकालने के लिए कहेगा, तो उस समय आपको क्या करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस दोनों लेना है, यानी प्लस माइनस 35, और तब जाके आपको मान निकालना है। क्यों लेना है प्लस माइनस 35, फिर हम आपको बेसिक क्लास में बताएंगे निश्चित रूप से, अभी उतना वक्त नहीं है, जितना कह रहे हैं उतना सुन लीजिए, ठीक ना। यहां पर आपको प्लस माइनस दोनों लेना है। जब आपको x का मान या p का मान या k का मान निकालने के लिए कहे और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया हो, तो उस समय क्षेत्रफल प्लस माइनस दोनों में लेना है, ठीक है, प्लस माइनस दोनों में लेना है। इस तरीके से आपका जो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट था, लगभग हमने सभी कॉन्सेप्ट को देखा और वैसे कॉन्सेप्ट को देखा जिससे आपके एग्जाम में सवाल सीधे पूछे जाते हैं, तो सीधा एग्जाम के सवाल पर अटैक करना है, इसलिए सीधे कॉन्सेप्ट को समझे हैं, ठीक है। अब हम एक वीडियो इसका लेकर आएंगे जिसमें टोटल क्वेश्चन होगा, अब इधर उधर का कोई चीज नहीं। और अगला वीडियो जो आपका आएगा, इसका अगला वीडियो क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का जो अगला वीडियो आएगा वो ग्राफ का वीडियो होगा, ठीक है। तो आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि यदि हमारा कॉन्सेप्ट, यदि हमारा कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। और अच्छा कमेंट कीजिएगा नीचे, ताकि हमें एनर्जी मिले, उत्साह मिले, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।